बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हिंदी साहित्य के वो दीप्यमान नक्षत्र हैं जो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में चतुर्दिक अपना प्रकाश फैलाते हैं और द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक के रूप में, प्रमुख निबंधकार के रूप में, प्रमुख रचनाकार के रूप में अपनी उपस्थिति हिंदी साहित्य में दर्ज करते हैं। श्याम सुंदर दास की हिंदी साहित्य के ऐसे नक्षत्र हैं जो चतुर्दिक अपना प्रकाश डालते हैं और पूरे के पूरे साहित्य जगत को प्रकाशित करते हैं। इनका जन्म 1875 ईस्वी में हुआ। इनका जो जन्म स्थान है, देखिए, पंजाबी खत्री परिवार। ये जन्म स्थान तो काशी नगर है। काशी को ही हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, काशी को हम बनारस के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, प्रमुख धार्मिक नगरी है, प्रमुख ज्ञान की नगरी है, प्रमुख संस्कारों की नगरी है, जो काशी, वाराणसी या बनारस के नाम से जानी जाती है। उसमें एक पंजाबी खत्री परिवार था, उसमें इनका जन्म होता है। पिता श्री देवीदास खत्री जी हैं। शिक्षा इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से स्नातक किया। प्रयाग विश्वविद्यालय को ही वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और प्रयाग का पूर्व नाम इलाहाबाद था, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको प्रयाग नाम से संबोधित कर दिया है। इनकी जो कर्मस्थली रही, जब शिक्षा लिया मनुष्य, तो शिक्षा लेने के बाद कहीं न कहीं कर्म भी करता है। हमारा उत्तरदायित्व होता है जीवन का कि हम अपने जीवन को राष्ट्र हित में, समाज हित में अर्पित करें, कहीं न कहीं अपने जीवन से सत्कर्म करें। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में चूंकि पढ़े लिखे थे, इन्होंने अच्छा अध्ययन किया था, इसलिए सबसे पहले ये इनकी जो पोस्टिंग होती है वह प्रधानाचार्य कालीचरण हाई स्कूल लखनऊ, कालीचरण हाई स्कूल लखनऊ में प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त होते हैं। अंततः जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय निर्मित हो जाता है तो वहाँ पर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपस्थित होते हैं। अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में श्याम सुंदर दास जी को हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में उत्तरदायित्व दिया जाता है, जिसको वो बड़ी ही शालीनता और गंभीरता के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ उस विभाग को आगे बढ़ाते हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय में से एक विश्वविद्यालय उस समय था, वहाँ पर अपनी स्थिति को और अच्छे ढंग से स्पष्ट करते हुए हिंदी विभाग को पूरे विश्व के नक्षत्र पर ला करके उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से दो जगह इनकी उपस्थिति रही। विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। कृतित्व में हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी जो रचनाएं हुई वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा इन्होंने। आलोचना, रूपक, रहस्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का इतिहास, जिन ग्रंथों पर इन्होंने अपनी रचना चलाई, अपनी लेखनी चलाई और ऐसे ग्रंथों को इन्होंने लिपिबद्ध किया जो हिंदी साहित्य में एक बहुत दूरगामी परिणाम लेकर के उपस्थित हुए। हिंदी साहित्य के लिए प्रकाश पुंज रूपी ये ग्रंथ हुए। संपादक के रूप में इन्होंने रामचरितमानस का संपादन किया, कबीर ग्रंथावली, पृथ्वीराज रासो, संक्षिप्त पद्मावत, मेघदूत और नागरी प्रचारिणी पत्रिका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका काशी के नागरी प्रचारिणी से एक सरस्वती नाम की पत्रिका में निकलती थी। वो सरस्वती पत्रिका का जब प्रथम प्रकाशन हुआ सन 1900 में, 1900 से लेकर के 1900, 1901, 1902 तक श्याम सुंदर दास जी ने उसका प्रकाशन किया, उसके संपादक रहे। 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त कर दिया गया और वह उस पत्रिका को हिंदी जगत के लिए सर्वोत्तम पत्रिका के रूप में प्रतिस्थापित करती। भाषा शैली, श्याम सुंदर दास जी की जो भाषा शैली है उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग है, शुद्ध साहित्यिक शब्दों का प्रयोग है और परिष्कृत एवं परिमार्जित शब्दों से युक्त भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। इसके ऊपर द्विवेदी जी का पूर्ण प्रभाव था। जैसा कि आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानते होंगे तो आपको यह अवश्य ज्ञात होगा कि हिंदी भाषा को शुद्ध करने का जो सर्वोत्तम श्रेय है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को है, क्योंकि द्विवेदी जी व्याकरण के दृष्टि से बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे। इसलिए भाषा की व्याकरणात्मक अशुद्धियों को निरंतर उन्होंने दूर किया और दूर करके लेखकों के लेखनी, लेखकों के लेख को, कविता को, कहानी को, निबंध को सरस्वती पत्रिका में छापते रहे, प्रकाशित करते रहे और उनके सानिध्य में रह करके श्याम सुंदर दास जी ने रचना की। इसलिए उनकी रचना में भी परिष्कृत और परिमार्जित शब्दों का प्रयोग होता है। अंततः हम देखते हैं कि हिंदी जगत का एक दीप्यमान नक्षत्र जो हिंदी जगत में अपनी उपस्थिति से सर्वत्र चारों तरफ प्रकाश पुंज फैलाया और द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक के रूप में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित किए।
ऐसे हिंदी के महान विद्वान की मृत्यु अगस्त माह सन 1945 में हो गई, अर्थात इस नश्वर संसार को वह अगस्त माह 1945 को छोड़ करके सदा सदा के लिए चले गए। फिर भी इस विद्वान के द्वारा लिखी गई जितनी भी लेखनी है, इनकी लेखनी से जो भी भाषाबद्ध किया गया, जो भी ग्रंथ लिखे गए, जो भी निबंध लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, संपादन का कार्य किया, उस महान कार्य के कारण आज भी श्याम सुंदर दास जी समस्त विद्वान जगत में, समस्त विद्वत जगत में, समस्त विद्वानों के हृदय में, समस्त छात्र छात्राओं के हृदय में, अध्ययन करने वाले समस्त अध्ययनकर्ताओं के हृदय में अपनी उपस्थिति दर्ज होती है। जब हम कोई भी निबंध पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं या लेख पढ़ते हैं, तो जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो है, जो हमको प्रश्न दिया जाता है, उस प्रश्न में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्यारे बच्चों, या तो कह दिया जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश का अनुवाद करिए, या कहा जाता है कि अधोलिखित गद्यांश की व्याख्या करिए, अर्थात या तो अनुवाद के रूप में या व्याख्या के रूप में। लेकिन उसके पहले जोड़ दिया जाता है कि ससंदर्भ सप्रसंग इसको आप व्याख्यायित करिए। यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। संदर्भ जब भी कहा जाए तो आपको वह गद्यांश कहाँ से लिया गया है, उस गद्यांश का लेखक कौन है, उसका शीर्षक क्या है, उस शीर्षक का शीर्षककार कौन है, यानी उस कहानी का कहानीकार कौन है, उस निबंध का निबंधकार कौन है, और वह किस निबंध से लिया गया, यही इतनी बात आपको स्पष्ट रूप से वहाँ पर उपस्थित कर देनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ, जो भी आपकी व्याख्या के लिए अगर कोई पंक्ति वहाँ पर आती है, प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ भारतीय साहित्य की विशेषताएं, ये भारतीय साहित्य की विशेषताएं, जो आपके इस निबंध का नाम है, जो आपका शीर्षक है, वो भारतीय साहित्य की विशेषताएं। अर्थात संदर्भ में सबसे पहले हमें ये उपस्थित करना होता है कि जो सामने हमारे प्रस्तुत पंक्ति है, अधोलिखित पंक्ति है, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो कहाँ से ली गई? भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक प्रसिद्ध निबंध से ली गई। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो ये पंक्ति है, यह पंक्ति का जो शीर्षक है, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, यह निबंध है, कि एकांकी है, कि कहानी है, जो भी है उसका यहाँ उल्लेख करना चाहिए। अब चूंकि ये निबंध है तो हम निबंध लिख रहे हैं, रिपोर्टाज होता है तो हम रिपोर्टाज लिखते, कहानी होता है तो हम कहानी लिखते। इसको नामक प्रसिद्ध निबंध से ली गई है। इसके लेखक यहाँ देखिए, हम जो अभी चर्चा आपसे कर रहे थे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास को जब पलटने की कोई भी छात्र या अध्यापक, अध्ययनकर्ता यहाँ पर कोशिश करता है, तो द्विवेदी युग एक तरह से स्वर्णिम युग के रूप में उसके सामने उपस्थित होता है, क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक ऐसे हिंदी साहित्य के विद्वान हुए, देदीप्यमान नक्षत्र हुए, जिन्होंने ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से हिंदी भाषा को बिल्कुल शुद्ध कर दिया, परिष्कृत कर दिया, परिमार्जित कर दिया, परिशोधन कर दिया। व्याकरण कुछ नहीं क्या करता है, व्याकरण को जो परिभाषित किया गया है, तो देखिए कहा गया है व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते इति व्याकरण है, कि जो विशेष रूप से बड़ी शुद्धता के साथ, बड़ी सूक्ष्मता के साथ शब्दों का निर्माण करता है, स्पष्टता के साथ शब्दों का निर्माण करता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे घर में हम चाय बनाते हैं तो चाय में हम बहुत सारा मटेरियल डालते हैं, लेकिन जब हम चाय को छानते हैं तो उसके लिए छन्नी का हम प्रयोग करते हैं, और जब छन्नी पर चाय को डालते हैं तो जो शुद्ध चाय पीने की होती है वो नीचे चली जाती है, बाकी रॉ मटेरियल उसका अलग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से व्याकरण है, व्याकरण में जो भाषा को डाला जाता है तो भाषा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है, और वह कार्य द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। इसीलिए द्विवेदी युग की यहाँ पर चर्चा हो रही है कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। बस संदर्भ में आपको ये बात रखनी है। संदर्भ के बाद हम चर्चा करते हैं प्रसंग, कि ये जो पंक्तियां आई हैं ये किस प्रसंग में आई, किस प्रयोजन से आई, किस बात के संदर्भ में यहाँ पर उपस्थित हुई है। इसलिए आपको जहाँ भी वो गद्यांश जहाँ का है, वहाँ से पहले की थोड़ी बात आपको प्रसंगवश रखनी पड़ती है। किस रेफरेंस में आई है, किस प्रसंग में आई है, वहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो जब भी प्रसंग लिखें तो इसका ध्यान रखें कि जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों से पूर्व क्या चर्चा हुई थी, किस संदर्भ में ये पंक्तियां हमारे बीच में उपस्थित की गई। उसी क्रम में आप देखिए कि भारतीय साहित्य की विशेषता, ये निबंधकार ने भारतीय साहित्य की प्रमुखता, उसकी समन्वयवादी भाव, इस हिंदी के निबंध को पढ़ने से
जो हम मुख्य रूप से वो देखते हैं कि भारतीय साहित्य की क्या विशेषता है। इस निबंध में निबंधकार ने भारतीय साहित्य की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। जब आगे भी हम निबंध पढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा। और लेकिन उस प्रमुख विशेषताओं में से जो सर्वोपरि है वो समन्वयवादी भाव है कि सबको मिला करके सबका परीक्षण करते हुए फिर अपने विषय वस्तु को रखने का जो प्रयास करता है साहित्य, वो भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य संसार के सभी साहित्य का अध्ययन करता है और सबको देख करके फिर अपने विकासात्मक स्वरूप को, अपने भाव को, अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। इसीलिए समन्वयवादी भाव की इसमें स्थापना की गई। समन्वयवादी भाव को स्थापित करते हुए इसकी विशेषताओं को प्रतिस्थापित किया है, जो संपूर्ण साहित्य जगत में अपनी इसी विशेषता के कारण सम्मानित है। अर्थात संसार की जितनी भी साहित्यिक विशेषताएं हैं उन सभी विशेषताओं का हम अनुशीलन करते हैं, परीक्षण करते हैं, उनको हम देखते हैं और फिर उनमें अपने आप का समन्वय स्थापित करते हुए हम अपनी बात को रखते हैं। इसी विशेषता के कारण यह सम्मानीय साहित्य सर्वोपरि साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। अब इस विषय के कुछ काठिन्य निवारण, कुछ कठिन शब्द हैं जिसको यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए, जैसे आश्रम चतुष्ट, 4 आश्रम जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास है। विभिन्न कलाएं, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत कला आदि। विजयी का मतलब विजयी, एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है। ब्रह्मवाद, प्रभु की सत्ता स्वीकार करने वाला। ऋचा, ऋग्वेद के मंत्र। ऊत, पवित्र, ऐहिक, लौकिक या सांसारिक। वसंत श्री, वसंत की शोभा। परोहन, अप्रत्यक्ष संश्लिष्ट, परोक्ष अप्रत्यक्ष संश्लिष्ट संप्रेषण किया हुआ। इंगत, छंदशास्त्र, पुरुषित, मलिन, उद्रेक, अभिव्यक्ति, प्रमुखता। इस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत जो काठिन्य निवारण है वो आपके सामने उपस्थित किया गया। इसी कड़ी में कुछ टॉपिक हैं जिस टॉपिक पर आकर के हम इस पाठ का प्रस्तुतीकरण करने का आपके सामने प्रयास करते हैं। इन्हीं बिंदुओं में हम इस निबंध के ऊपर परिचर्चा करेंगे। तो देखेंगे बच्चे कि भारतीय साहित्य से क्या आशय है, साहित्य में समन्वय से क्या अभिप्राय है, साहित्य में धर्म की क्या महत्ता है, प्रस्तुत निबंध में जीवन के सभी क्षेत्रों से किसका महत्व प्रतिपादित किया गया है, दार्शनिकों व वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से प्रकृति का स्वरूप क्या है। ये कुछ विषय सूची है। जिस विषय सूची के आधार पर ही इस निबंध को पढ़ने और पढ़ाने की चेष्टा हम लोग करते हैं, इसको समझने और समझाने की चेष्टा करते हैं। आइए हम निबंध के मूल लेख पर चलते हैं, जहाँ से हम निबंध को शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी निबंध के गहन गंभीर विवेचन से पूरी साहित्य को एक नवीन दिशा प्रदान की है। सबसे पहले यही स्पष्ट हो गया कि हिंदी निबंध के गंभीर विवेचन से पूरी साहित्य सृजन को एक नवीन दिशा प्रदान की, एक नई सोच के साथ, एक नए विश्वास के साथ, एक नए विचार को लेकर के श्याम सुंदर दास जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने भारतीय साहित्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। भारतीय दर्शन में जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं माना जाता है, यह विशेषता समन्वय की है। इसी दार्शनिक मान्यता के आधार पर लेखकानुसार कला व साहित्य में समन्वय का प्रमुख आदर्श बना। धार्मिक भावों की प्रचुरता हमारी संस्कृति की दूसरी प्रमुख विशेषता है। इस विशेषता के कारण लौकिक जीवन की अनेक रूपता प्रदर्शित न हो सकी। इनके अतिरिक्त देश की जलवायु और भौगोलिक स्थिति का भी साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। लेखक ने जातिगत एवं देशगत विशेषताओं का प्रभाव साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष पर स्पष्ट किया। प्यारे बच्चों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यहाँ पर देखिए लेखक कह रहा है कि लेखक ने इस संसार में जीवात्मा और परमात्मा का बड़ा ही आंतरिक संबंध है और इन संबंधों को स्पष्ट करते हुए जीवात्मा परमात्मा के कोई भेद नहीं मानता है, क्योंकि ये हमारी जो जीवात्मा है उसी परमात्मा की अंश है। इसी विशेषता का समन्वय करने का प्रयास किया है। दार्शनिक मान्यताओं के आधार पर लेखक ने कला और साहित्य को भी एक में सम्मिश्रित करने का प्रयास किया। उनमें भी समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया है। धार्मिक भावों की प्रचुरता, हम जिस भी देश में रहते हैं उस देश में धर्म भी रहता है, धर्म भी साहित्य को प्रभावित करता है, कला साहित्य को प्रभावित करता है, वातावरण साहित्य को प्रभावित करता है। तो इन समस्त विषय वस्तुओं को लेकर के
सब में एक समन्वय बनाते हुए अपनी लेखनी चलाने का प्रयास डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया है। इनके अतिरिक्त देश की जलवायु और भौगोलिक स्थिति का भी साहित्य पर प्रभाव पड़ता है, जिसको लिख रहे हैं। लेखक ने जातिगत और देशगत विशेषताओं का प्रभाव साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष पर स्पष्ट किया। देश के जो भावगत विशेषताएं होती हैं, देश की जो जातिगत विशेषताएं होती हैं, देश की जो धार्मिक विशेषताएं होती हैं, देश की जो जलवायु होती है, देश का जो वातावरण होता है, वो सब का सब साहित्य को प्रभावित करता है। ये हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि साहित्य क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है। तत्कालीन साहित्य से हम तत्कालीन समाज का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। समस्त भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना। समस्त भारतीय साहित्य, अभी आपने देखा था शीर्षक आपका क्या था? भारतीय साहित्य की विशेषता। और ये कहा है कि समस्त भारतीय साहित्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो उसकी समन्वयवादी भावना है। उसकी यह विशेषता इतनी प्रमुख तथा मार्मिक है कि केवल इसी के बल पर संसार के अन्य साहित्यों के सामने वो अपनी मौलिकता की पताका फहरा सकते हैं। ये विशेषता इतनी बड़ी विशेषता है, इसी विशेषता के आधार पर बच्चों वो संसार में अपने विजय का पताका, विजय का ध्वज, विजय का खेल फहरा सकते हैं। वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित कर सकते हैं। जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भारत के ज्ञान, भक्ति, कर्म के समन्वय की प्रसिद्धि, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में भारत के ज्ञान, भक्ति और कर्म की समन्वय प्रसिद्धि है, ये भगवद गीता कहती है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों ही विषय वस्तु को प्रतिस्थापित किया गया, उपस्थित किया गया, संदर्भित किया गया है। यही भाव साहित्य में भी है। धार्मिक क्षेत्र में भारत के ज्ञान, भक्ति और कर्म के समन्वय की प्रसिद्धि है कि ज्ञान भी हमारे लिए आवश्यक है, भक्ति भी हमारे लिए आवश्यक है, कर्म भी हमारे लिए आवश्यक है। इन तीनों का जब जीवन में समन्वय होता है तभी किसी व्यक्ति का, किसी समाज का, किसी राष्ट्र का पूर्णतः विकास होता है। तथा जिस प्रकार वर्ण और आश्रम चतुष्टय के निरूपण में जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था की गई वैदिक काल से लेकर के आज तक, जिस प्रकार से मानव जीवन को आश्रम व्यवस्था में बांट दिया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इस प्रकार से जो चतुर्वर्ण व्यवस्था हमारी की गई, आश्रम चतुष्टय के निरूपण द्वारा देश में सामाजिक समन्वय का सफल प्रयास हुआ है। ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो आश्रम चतुष्टय है, जो ज्ञान, भक्ति, कर्म का योग है, समन्वय है, ये क्या है? ये भारतीय समाज को, भारत देश को ऊपर उठाने के ये सब तरीके हैं, ऊपर उठाने के प्रयास है, मानव जीवन को उन्नति की तरफ ले जाने का एक सतत साधना है। ठीक उसी प्रकार साहित्य तथा ज्ञान कलाओं में भी भारतीय समन्वय की ओर रही है। जैसे यहाँ पर समन्वय स्थापित किया गया है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय साहित्य में भी समन्वय को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख, साहित्य में सुख दुख का प्रदर्शन हो, उत्थान पतन हो, हर्ष और विषाद हो, विरोध तथा विपरीत होने से भी साहित्य के किसी अंग को लेकर देखिए सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख के प्रबल घात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में किया गया। भारतीय नाटक का हम दर्शन करते हैं, लोकमंच का दर्शन करते हैं, रंगमंच का दर्शन करते हैं, कितना भी उसमें दुख का वातावरण क्यों हो, लेकिन अंत में भारतीय नाटक हमेशा सुखांत ही होता है। अंत में उस नाटक का सुखांत स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र का नाटक का देख लीजिए, राजा हरिश्चंद्र काशी में बिक जाते हैं, पत्नी और बेटा कहीं चले जाते हैं, अपने कहीं चले जाते हैं, इसको आप जानते होंगे। एक समय ऐसा भी आता है कि उनकी पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उनकी पत्नी शमशान घाट पर जिसके वो रखवाले हैं वहाँ लेकर के आती है और अपने पत्नी से जो टैक्स मांगते हैं उसके लिए अपना आंचल फाड़ करके देती है। तभी वहाँ पर एक ईश्वरीय दर्शन होता है और वो समस्त विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। राजा हरिश्चंद्र और उनका पुत्र रोहित और रानी उनकी तारा, ये तीनों के तीनों आपस में मिल जाते हैं और अंत जो नाटक का होता है वह सुखांत हो जाता है। यही भारतीय साहित्य की विशेषता है कि बीच में हर्ष, विषाद, सुख, दुख, अन्य अनेकानेक परिस्थितियां आती हैं, लेकिन अंत जो होता है वह सुखांत हो जाता है। भारतीयों के बात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान आनंद नहीं किया गया। इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का ही रहा है। ये हमारे लिए, सबके लिए यह एक
बड़ा ही महत्वपूर्ण लाइन है कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप, हम जीवन के आइडियल आदर्शात्मक स्वरूप को जीना चाहते हैं और वही समाज के सामने हम उस आदर्श स्वरूप को ही उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उन्नत बनाने के लिए ही कार्य करते हैं। वर्तमान स्थिति से उसका इतना संबंध नहीं है जितना भविष्य की संभाव्य उन्नति से, और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हीं पद्धतियों पर चल करके हमारे देश का नौजवान, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के नौनिहालों का जो भविष्य होगा वो उन्नतिमय होगा। हमारे यहाँ पाश्चात्य प्रणाली के दुकान नाटक इसलिए नहीं दिख पड़ते, यदि आजकल 2-4 नाटक ऐसे देश में पढ़ने लगे हैं तो ये भारतीय आदर्श से दूर और पाश्चात्य आदर्श के अनुकरण मात्र हैं। कविता के क्षेत्र में देखिए तो विदेशी शासन से पीड़ित था, अनेक देशों से संतप्त देश निराशा की चरम सीमा तक पहुंच चुका था और उसके सभी अवलोकनों की घसी हो चुकी थी। फिर भी भारतीयता के सच्चे प्रतिनिधि तत्कालीन महाकवि गोस्वामी तुलसीदास अपने विकार रहित हृदय से समस्त जात का आश्वासन देते। यहाँ पर जो एक निबंधकार कहना चाह रहा है, निबंधकार हमारे यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो कवि होते हैं, हमारे जो लेखक हैं, वो सब के सब निरंतर ही सर्वजन कल्याण की भावना को लेकर के ही कार्य करते हैं। चांद आदर्शों की छाप पड़ने लगी है, लक्षणों को देखते हुए छाप के अधिकाधिक गहरी हो जाने की संभावना हो रही है तथा जाति साहित्य की धारा अछूत रखने वाले कुछ कवि अब भी वर्तमान में हैं जो भारतीय परंपराओं में आकर के ही काव्य की रचना करते हैं। ये थोड़ा सा विचार करें तो उपयुक्त साहित्यिक समन्वयवाद का रहस्य हमारी समझ में आ सकता है जब थोड़ी देर के लिए साहित्य को छोड़कर भारतीय कलाओं का विश्लेषण करते हैं, तब उनमें भी साहित्य की भाषा समन्वय की छाप दिखाई पड़ती है। सारनाथ की सात पंजर मात्र ही रहे होंगे पर मूर्ति में कहीं कृष्णता का पता नहीं है। उसके चारों ओर एक स्वर्गीय आवाहित कर लेते हैं कि शरीर भले हमारी छीन रहती है लेकिन हमारा तपोपुंज चतुर्दिक फैलता रहता है, क्योंकि उसमें समन्वय और त्याग की और आदर्श कल्पनाओं की भावना रहती है। इस प्रकार साहित्य में भी, कला में भी एक प्रकार का आदर्शात्मक साम्य देखकर उसका रहस्य जानने की इच्छा और प्रबल होती है। इसीलिए भारतीय कलाओं को देख करके उसके बारे में जानने की इच्छा हम सभी लोगों की प्रबल हो जाती है। बहुत सारी हमारी कलाएं हैं, उस कलाओं को हम देखते हैं, मूर्त कला है, शिल्प कला है, तो उसके बारे में जानने की इच्छा प्रकट हो जाती है। दर्शन शास्त्र हमारी जिज्ञासा का समाधान कर देते हैं। भारतीय दर्शनों के अनुसार परमात्मा और जीवात्मा में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों सत्य हैं, चेतन है और आनंद है। भारतीय दर्शन हमारा यही कहता है कि जीवात्मा और परमात्मा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, दोनों सहज हैं, सरल हैं, ज्ञानवान हैं, चेतन हैं और सुख के खजाने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा को परिभाषित करते हुए कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उनका कहना है कि जो यह जीव है कुछ नहीं है, जीवात्मा कुछ नहीं है, उसे ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है। देखिए इसकी विशेषताओं के बारे में भी आगे प्रकाश डालें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अब उसके गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, उसकी क्या है कि चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, 4 गुण दिए। वह ईश्वर अंश चेतन है, वो अमल है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, किसी प्रकार का उसमें कपटता नहीं है। चेतन, अमल, सहज, सहज रूप का है, सरल स्वभाव के हैं और सुख खजाना है। ये माया क्या है, यह मेरा है, ये तुम्हारा, यही जो चक्कर है ये माया है। यही माया केवल इसमें बंधन का कार्य करती है। माया अज्ञान से उत्पन्न होने वाली वस्तु है। जीवात्मा माया जन अज्ञान को दूर करके अपने स्वरूप को पहचान लेता है, लेकिन जीवात्मा उस माया को हटा करके फिर अपने उस परम स्वरूप को पहचान लेता है। और जब परम स्वरूप को पहचान लेता है तो महान ज्ञानी हो जाता है, ईश्वरमय हो जाता है। तब शंकराचार्य का वो सिद्धांत आ जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म उसके सिवा कुछ नहीं है। कबीर ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे अनुमाय, ऐसे घट काम है दुनिया जाने लाए। प्रत्येक घट में वह ईश्वर वास करता है, बस उसको जानने की आवश्यकता है, वही आनंद है। आनंद में परमात्मा में लीन होता है, आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य। मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जीवन भर के लिए बच्चे जानो कि मानव जीवन का जो हमारे उद्देश्य है वो यही है, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना, आनंदमय अवस्था को प्राप्त कर लेना। और जब आनंदमय अवस्था की तरफ चलेंगे तो निश्चित रूप से ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का हमारा समन्वय हो जाएगा। और जब मेरा कल्याण होगा तो परिवार का होगा, परिवार से समाज का होगा, समाज से राष्ट्र का होगा, राष्ट्र से इस पूरे साहित्य का होगा। जब हम इस दार्शनिक सिद्धांत का ध्यान रखते हैं
उपयुक्त समन्वय पर विचार करते हैं, तब सारा रहस्य हमारी समझ में आ जाता है। तब इस विषय में और कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक बच्चों इसको स्पष्ट किया गया। जब यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, सम्य समन्वय की भावना देख लेते हैं, हर कण कण में उसी ईश्वर को देख लेते हैं, सर्वत्र समन्वय हो जाता है, फिर कहीं कुछ कहने सुनने की हमको आवश्यकता नहीं रह जाती है। तब तुलसीदास की लाइन आ जाती है, इसी राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी, कि मैं तो सीता और राम के रूप में पूरे संसार को ही देख रहा हूँ, इसलिए मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। सब में वह ईश्वर अंश दे करके समन्वय की स्थापना कर देते हैं। यही समन्वय का जो भाव है वो हिंदी साहित्य का सर्वोपरि भाव है, सर्वोपरि विशेषता है। यहाँ तक जो हम गद्यांश पढ़ाए आज आपको, इस गद्यांश को लेकर के देखिए, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसका आप अभ्यास करेंगे। इन प्रश्नों के ऊपर आप अपने उत्तर को लिखेंगे, अपना नोटबुक बनाएंगे कि भारतीय साहित्य की विशेषताएं में लेखक ने साहित्य के किस प्रमुख विशेषता का वर्णन किया है। अभी इस पर चर्चा की गई, आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसके प्रश्न का उत्तर पा जाएंगे। धर्म की शक्ति क्या है, धर्म में कितनी शक्ति है, ये भी आपको बता दिया गया है। और साहित्य में रहस्यवाद का क्या क्या होगा, हमारे साहित्य की देशगत विशेषताएं क्या होंगी, इन प्रश्नों के उत्तर हैं तो अभी आगे भी आपको अन्य उसमें मिलेंगे, खंड में प्राप्त होंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज का जो हम लोगों का पाठ रहा, इस पाठ में हम लोगों ने सबसे पहले श्याम सुंदर दास जी को जाना, लेखक को जाना, निबंधकार को जाना, और इस निबंध की जो प्रमुख विशेषता थी उसके दो गद्यांशों को पढ़ा। अग्रिम क्लास में हम शेष गद्यांशों को पुनः पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।